Assalamualaikum. This is Umair. Hope you are doing well. Welcome to my channel. Why not Umair? If you are a new one, please subscribe my channel and like this video before starting this. ठीक है. तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के कुछ चैप्टर्स की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वीडियो वी कैन टॉक अबाउट द चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 9 and 10 विच इज़ अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैक. कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है एंड वैक क्या होता है. ठीक है, तो हम इसकी ज़्यादा डिटेल ब्रीफिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल का पोर्शन है. न्यूमेरिकल के मोस्टली जो पोर्शंस होंगे जो आपको ऑनलाइन ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी. ठीक है, उसके लिए आपको फिज़िकली ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी होगी. ठीक है, तो ज़्यादा जिसको क्यूरी वगैरह होगी तो वो देन पर्सनली मुझसे पूछ सकता है. ठीक है, देन हम टाइम वेस्ट करें कि ये वगैरह वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर दो तरह के कैपिटल्स होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है. एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस या लोन वगैरह होते हैं. इंटरनली क्या होता है, जो हम रिटेन कर रहे होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को दोबारा से, अपनी प्रॉफिट को दोबारा से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी के 2 मेथड्स हैं, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल एंड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. ठीक है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगा, देन कैपिटल एसेट को. ठीक है, सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे फाइंड करते हैं. ये जनरल फार्मूला सामने एज अ स्लाइड के अंदर आपके सामने गिवन है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या फार्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू डी नॉट इंटू 1+G डिवाइडेड बाई पी माइनस एफ प्लस जी. ठीक है, डी नॉट क्या चीज़ है, डी नॉट बेसिकली बोल रहे हैं हम डिविडेंड टू द प्रीवियस ईयर. अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि करंट ईयर डिविडेंड, तो हम लोग डी नॉट नहीं यूज़ करेंगे, हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डी वन जब यूज़ करेंगे तो उसके साथ हमारे पास ये जो फैक्टर दिया हुआ है 1+G का, ये हम नहीं यूज़ करेंगे. ये हम तब यूज़ करेंगे डी नॉट इंटू 1+G का फैक्टर तब यूज़ करेंगे उस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में हमें प्रीवियस ईयर का डिविडेंड दिया होगा क्वेश्चन में. ठीक है, ये डी नॉट इंटू 1+G, ये बेसिकली ये जो जितना भी मैंने ये टर्म बोल रहा हूँ, ये बेसिकली प्रीवियस ईयर के लिए यूज़ होगी. इसको डिवाइड करेंगे प्राइस माइनस फ्लोटिंग रेट, ये सारा कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, प्लस जी आपके पास ग्रोथ होगी. ठीक है, देन हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है. देखें लास्ट डिविडेंड 20 पेजेस पर ईयर. देखें लास्ट है मुराद के प्रीवियस हमारे पास कोई डिविडेंड गिवन है. ठीक है, प्रीवियस डिविडेंड अगर गिवन है तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि डी नॉट इंटू 1+G डिवाइडेड बाई पी माइनस एफ. ये एफ भी वहाँ कंपलसरी नहीं है एवरी क्वेश्चन में. एफ भी अगर क्वेश्चन में गिवन होगा फ्लोटिंग कॉस्ट तो देन आपने क्वेश्चन के अंदर राइट करना, अगर नहीं गिवन तो देन आपने क्वेश्चन के अंदर नहीं करना. ठीक है, फ्लोटिंग का. ठीक है, और अगर जी की भी प्राइस क्वेश्चन में गिवन है देन आपने यूज़ करनी है, अगर नहीं गिवन तो देन आपने नहीं यूज़ करनी. ठीक है, अब जैसे गिवन हमारे पास क्वेश्चन है लास्ट डिविडेंड प्रीवियस ईयर का डिविडेंड दिया हुआ है 20, इसके बाद इसके साथ ग्रोथ है तो इसकी कितनी दी हुई है 10, जी भी हमें दिया हुआ है उन्होंने. इसके अलावा करंट प्राइस कितनी दी है पी, वही फार्मूला यूज़ किया हुआ डी नॉट इंटू 1+G डिवाइडेड बाई पी माइनस एफ हमारे पास नहीं गिवन. फ्लोटिंग रेट अगर तो गिवन है तो देन हमने यूज़ करना है, नहीं गिवन तो देन हमने नहीं यूज़ करना. प्लस क्या है हमारे पास जी, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, फार्मूले के अंदर गिवन है. ये फार्मूला ये यहाँ पर गिवन है, ये सारा फार्मूला आपने याद करना है और देन उसमें वैल्यूज पुट करेंगे देन आपका आंसर आ जाएगा. इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कैसे फाइंड करनी है ये मैंने बता दिया. इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल गिवन है. इस एग्जाम्पल के अंदर उसने हमें प्रीवियस ईयर डिविडेंड भी दिया है जो कि हमारे पास 2 है. उसके बाद उसने एक्सपेक्टेड ग्रोथ भी दिया है, जी दिया हुआ है. उसके बाद उसने ट्रेडिंग प्राइस दी है जो प्राइस है 30. उसके अलावा उसने इसके अंदर फ्लोटिंग कॉस्ट भी दी है. फ्लोटिंग अगर तो फ्लोटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है तो आपने यूज़ करनी है, नहीं गिवन तो ना आपने एफ़ को नहीं यूज़ करना, माइनस एफ़ को. ठीक है, फार्मूले का माइनस और देन एफ़. ठीक है, अब देखें फ्लोटिंग कॉस्ट सेम वही फार्मूला है, उसके अंदर आपने वैल्यूज पुट की हैं. डी नॉट क्या है आपके पास 2, 1+G की वैल्यू पुट की है. उसके बाद आपने प्राइस 30 माइनस, उसके बाद है ये 5 कहाँ से आया, ये 5 फ्लोटिंग कॉस्ट है, प्लस उसके बाद ये आपके पास क्या है, ये जी की वैल्यू है. ये सारा आपने फार्मूला यहाँ से आपने रिवाइज करना है. डी नॉट ये आपने फार्मूला याद कर लेना, डी नॉट इंटू 1+G डिवाइडेड बाई प्राइस माइनस एफ प्लस जी. ये फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए. अगर क्वेश्चन के अंदर एफ गिवन है तो यूज़ करना, नहीं गिवन तो देन नहीं यूज़ करना. ठीक है, ये आपके पास हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया उन्होंने बताया कि ये मॉडल सिंपल होता है और ये मॉडल कभी भी कांस्टेंट ग्रोथ के ऊपर काम नहीं कर रहा होता. ये ऐसी कंपनीज बिल्कुल यूज़ नहीं करती कि जो कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ दे रही हो.
मतलब उन्होंने ये बात की है कि कोई भी कंपनी इस कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल को मतलब मेंटेन नहीं रख सकती। उसके बाद आगे बात की है कैपएम की। कैपएम हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही आसान है इसका फार्मूला भी। कैपएम का फार्मूला होता है कि कैपएम इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिस्क फ्री, आर एफ का मतलब है रिस्क फ्री, ये देखें यहाँ पर गिवन है रिस्क फ्री प्लस बीटा, बीटा हमारे पास रिस्क होगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। उसके बाद इनटू कॉस्ट ऑफ मार्केट, मार्केट की प्राइस दी होगी माइनस कॉस्ट ऑफ उसके बाद रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट वही जो स्टार्ट के अंदर दिया होगा, ठीक है। आपने यही फार्मूला को याद कर लेना है, जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर ये पुटिंग कर देनी है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके अंदर हमें ये मार्केट रेट और रिस्क फ्री रेट नहीं दिया, तो देन हमें उसने डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर रिस्क प्रीमियम का वर्ड यूज़ किया होगा। रिस्क प्रीमियम क्या होता है कि आपके पास जो डिफरेंस है मार्केट का और रिस्क फ्री रेट का, इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं प्रीमियम। देन अगर आपके पास क्वेश्चन में मार्केट का रेट नहीं दिया और रिस्क फ्री रेट का नहीं रेट दिया और डायरेक्ट उसने रिस्क प्रीमियम दे दिया है, तो देन आपने इसी तरह फार्मूले के अंदर बीटा इंटू वो जो वैल्यू है रिस्क प्रीमियम की पुट करके देन आपने आंसर निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पर 2 एग्जांपल्स नेक्स्ट में गिवन है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट वही 4% प्लस बीटा हमें दिया हुआ कितना 1.2, देन उसके बाद मार्केट कितना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला 12%, उसके बाद रिस्क फ्री रेट 4%, ये और फार्मूले में पुट किया और आंसर निकाल दिया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर इसने रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, उसके बाद उसने मार्केट रिटर्न नहीं दिया, देन उसने क्या किया रिस्क प्रीमियम का वर्ड यूज़ कर दिया। रिस्क प्रीमियम क्या वर्ड यहाँ पे क्या मतलब होता है, रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है कि मार्केट द डिफरेंस बिटवीन मार्केट रिस्क एंड रिस्क फ्री, ठीक है। जैसे देखें इस फार्मूले में हमने पुट किया 5% है हमारे पास रिस्क फ्री रेट है, प्लस ये हमारे पास बीटा की वैल्यू है 0.85 मल्टीप्लाई 7%, ये 7% क्या चीज़ है, 7% इन दोनों का डिफरेंस निकाला हुआ है। इन दोनों का मतलब इन दोनों की वैल्यू अगर नहीं गिवन, मतलब अगर रिस्क फ्री की गिवन है और मार्केट नहीं गिवन, देन क्वेश्चन के अंदर उन्होंने गिवन किया हुआ है कि रिस्क प्रीमियम, तो देन आपने रिस्क प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये 2 वेज हैं इसके, बिल्कुल आसान है ये। इसके एडवांटेज क्या है कि उन्होंने कहा है कि एडवांटेज इसका ये कि आपको आप रिस्क मेजर कर लेते हैं इससे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे डिसएडवांटेज में ये लिखा हुआ कि आपको रिस्क एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि रिस्क क्या है, ठीक है, मतलब कितना रिस्क आ रहा है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है। देन आगे हम कॉस्ट ऑफ डेट को बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट किस तरह से फाइंड करते हैं, 3 मेथड्स हैं इसके अंदर, स्ट्रेट, इरिडीमेबल डेट और रिडीमेबल डेट, ठीक है। स्ट्रेट बैंक डेट कैसे फाइंड करते हैं, ये भी बेसिकली सिंपल है। इसका फार्मूला ये गिवन है, कॉस्ट ऑफ डेट इनटू इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स फैक्टर। इंटरेस्ट रेट भी क्वेश्चन में गिवन है 1 फार्मूले का, देन माइनस टैक्स रेट। ये देखें क्वेश्चन हमारे पास है इंटरेस्ट रेट 6%, टैक्स रेट 25%, ये फार्मूले में मैंने पुट किया 6 × 1 माइनस टैक्स रेट, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये है हमारे पास स्ट्रेट बैंक डेट कि हमने डायरेक्टली बैंक से डेट लिया है। अगर इरिडीमेबल डेट, ये वो डेट होता है कि जो जिसके अंदर कोई मेच्योरिटी नहीं होती, विदाउट मेच्योरिटी होती है, ठीक है। इसका क्या फार्मूला है, इसका भी सेम वैसे फार्मूला है, थोड़ी सी चेंजिंग है इसके अंदर, ये कि कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स फैक्टर डिवाइडेड बाय प्राइस। आप देखें हमारे पास इंटरेस्ट भी क्वेश्चन में गिवन है, कूपन रेट गिवन है, उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ PKR, ये हमारे पास प्राइस गिवन है, उसके बाद टैक्स रेट। ऊपर वाला सेम फार्मूला आपने यहाँ इंप्लीमेंट करना है और देन आपके पास आंसर आ जाएगा इरिडीमेबल डेट। लाइक शॉर्ट के अंदर अगर ये पूछ ले हैं तो आपने इसको कैसे डिफाइन करना है। नेक्स्ट आपके पास है रिडीमेबल डेट। अब रिडीमेबल डेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये ना थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तो देन आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसके अंदर उन्होंने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट रेट 6% दिया हुआ, मार्केट प्राइस उन्होंने दी हुई है, उसके बाद टैक्स फैक्टर दिया हुआ, उन्होंने कहा कि ये 2 ईयर्स के अंदर कंप्लीट होगा, ठीक है। अब ये जो 98 है ये हमारे पास बेसिकली इनिशियल, इसके अंदर इसको करने के लिए आपने IRR का मेथड यूज़ करना है। IRR का मेथड यूज़ करने के लिए आपको NPV फाइंड करना आना चाहिए कि NPV कैसे कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने जैसे कि वो यहाँ बात की कि 2 ईयर्स के अंदर आपका ये रिडीमेबल हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा ये बॉन्ड, ठीक है। तो आपने क्या किया, ईयर 0 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया एंड 2 ले लिया, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो लिखिए। कैश फ्लो के अंदर हमारे पास फर्स्ट कैश फ्लो क्या है 98 बेसिकली ये वो वैल्यू है जो आपकी मार्केट वैल्यू है, ये वो कैश है जो आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट आप आगे 4.5 एंड 104.5 ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, ये इसके लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट रेट वहाँ पर कितना गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 6% इंटू टैक्स रेट 1 माइनस 25%, ठीक है। और 4.5 आपके पास कैसे कैलकुलेट होगा, ये होगा कि 6% इंटू 1 माइनस 0.25,
ठीक है। ये जो ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 4.5 आ जाएगा। 4.5 के बाद उसके बाद उन्होंने 104 किया हुआ है वन। अब जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर के अंदर आपने क्या करना होता है कि आपने दोबारा से वही कैलकुलेशन करनी है, 6 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट हमारे पास ये जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वही फार्मूला यूज़ करना है। इसका भी आंसर 4.5 आएगा, बट 4.5 के अंदर हमने उसकी फेस वैल्यू भी ऐड कर लेनी है। फेस वैल्यू हमने एक अज्यूम कर लेनी है 100, ठीक है। 100 उसके अंदर ऐड कर ली तो देन हमारे पास आंसर आ गया। तो देन उसने क्या किया कि इस क्वेश्चन को 98 को मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद उसने डिस्काउंट फैक्टर फाइंड किया। डिस्काउंट फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, और जो आपके पास इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है वो आपने कैलकुलेट कर दिया। 6% है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6% कैलकुलेट करेंगे, इंटू 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 नंबर ऑफ ईयर्स आप कैलकुलेट करेंगे तो देन 0 ईयर के अंदर आपके पास 1 आ जाएगा। 1 के अंदर आप कैलकुलेट करेंगे और डिस्काउंट रेट 2 के अंदर, ठीक है। ये आपको तब क्लैरिटी ज़्यादा होगी जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर इतना डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है तो आपको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह आपने इन दोनों टर्म्स को, कैश को मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट फैक्टर के साथ, तो देन आपके पास ये पीवी आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यूज़ आ जाएंगे। इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू को एंड में ऐड कर लेना है और देन आपके पास एनपीवी आ जाएगा। इसी तरह डिस्काउंट रेट उन्होंने 6% लिया हुआ है, एक डिस्काउंट रेट 4% लिया हुआ है, ठीक है। ये एज्यूम किया हुआ है लाइक, ठीक है। इसी तरह इसकी बेस के ऊपर उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर निकाला हुआ है कि ये जो 4 है ये बेसिकली लोएस्ट इंटरेस्ट रेट लिया हुआ है। उसके बाद ये 4.5 कहाँ से आया है, ये बेसिकली हमारे पास आया कि ये 4.5 का आया है कि प्रेजेंट वैल्यू एट द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, ये फिर प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी एट द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, एनपीवी एट द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट प्लस एनपीवी एट द ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया और देन आंसर आ गया, ठीक है। ये ना यहाँ पर मेरे पास प्रैक्टिकल किया नहीं हुआ, देन आपको इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं होगी। आगे यील्ड टू द मैच्योरिटी के बारे में बात की है। इसका सिंपल फार्मूला है, आपने ये याद कर लेना है और यही फार्मूला आपने अगर क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर है। सी का मतलब क्या है, कॉपन प्लस फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन फेस वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। ये सारा का सारी चीज़ें वैल्यू हमके पास क्वेश्चन में गिवन होंगी। ये देखें क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास आ गया बॉन्ड पेइंग 20% कॉपन, 20% कॉपन क्या है, ये हमारे पास कॉपन रेट दे दिया। उसके बाद ट्रेडिंग इज़ करंटली ट्रेडिंग एट 110। उसके बाद आगे लिखा हुआ है स्लाइटली हायर देन फेस वैल्यू। यहाँ पर जिस क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं गिवन उसके अंदर एज्यूम कर लेनी है 100। आप देखें एज्यूम कर लिया 100 फेस वैल्यू एज्यूम कर लिया। मार्केट वैल्यू उन्होंने दी हुई है 110 दी हुई है। उसके बाद उसका मैच्योरिटी का डेट कितना है 5 ईयर्स है। उसके बाद उसने इसका टैक्स रेट कितना दिया हुआ 30%। ये फार्मूले में पुट कर लेना। 20 कॉपन रेट है, फेस वैल्यू आपके पास 100 है। 100 में से आपने क्या किया माइनस किया है मार्केट वैल्यू 110 है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फिर नीचे भी इसी तरह है 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये फार्मूले को आपने याद कर लेना है। यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई, नीचे 2 के साथ है डिवाइड करना है, ठीक है। इसी तरह ये फार्मूला आपने याद करके इसी के अंदर मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट, सारा का सारी वैल्यूज जो हैं क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करनी है और देन आंसर निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपके पास वैक। वैक बिल्कुल आसान है, वैक भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं। वैक के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक डेट की कॉस्ट दी होगी और डेट का वेट दिया होगा। दोनों को प्लस करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके इसी तरह इक्विटी की ये देखें को हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। ये डेट की हमारे पास वेट दिया हुआ है, उसके बाद ये डेट की कॉस्ट दी हुई है। KD हमारे पास ये कॉस्ट है, ये डेट का क्या है वेट है। इसी तरह ये इक्विटी का वेट है और ये इक्विटी की कॉस्ट है। इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई वेट ऑफ इक्विटी। अब नीचे इसने यहाँ पर क्या किया हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों का वेट गिवन है हमारे पास, तो उन्होंने क्या किया है कि इस क्वेश्चन के अंदर के दोनों का सम अप कर लिया है। सम अप करके उसके साथ डिवाइड कर दिया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 30 गिवन है, 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 60 कितने बन गया हमारे पास 90 बन गया। अब यहाँ पर कैसे हमने किया इस क्वेश्चन के अंदर फार्मूला पुट किया है। कॉस्ट ऑफ डेट कितनी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ डेट हमारे पास 6% दी हुई है, मल्टीप्लाई उसके अलावा मल्टीप्लाई वेट ऑफ डेट हमारे पास कितनी है, डेट की वेट कितना है 30 के बाद इसको टोटल वैल्यू के साथ डिवाइड कर दिया। 30 प्लस 60 कितना बना है 90। 30 आ गया, ये 90 आ गया। 90 कहाँ से आया आपके पास, जो आपने दोनों को सम अप किया 30 प्लस 60, ठीक है। इसी तरह प्लस का साइन लगा दिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फिर आगे इक्विटी में चले गए। इक्विटी में क्या किया आपने, इक्विटी का डेट कॉस्ट कितनी दी हुई है 14% राइट कर ली, मल्टीप्लाई 60, ये 60 यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है वेट
इक्विटी का अलग वेट गिवन होगा, डेट का अलग। ये आपने क्वेश्चन में देखना है कि कितना, इसका कितना गिवन है 60। अब 60 यहाँ पर राइट कर दिया और देन टोटल के साथ हमने डिवाइड कर दिया। जहाँ जैसे यहाँ पर 30 वेट था आपके पास डेट का और इसको टोटल के साथ डिवाइड कर दिया, इसी तरह यहाँ पर टोटल और इसी तरह यहाँ पर इक्विटी का वेट गिवन है, इसको टोटल के साथ डिवाइड कर दिया और देन हमने इसको कैलकुलेट किया तो देन हमारे पास 11.33% आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये 90 कैसे आया, 90 का आप ख्याल रखें कि 30 और 60 को प्लस करके 90 आया है। ठीक है, बाकी अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपने ये पुट कर लेंगे तो आपके पास कैलकुलेशन आती है। वैक को बारे में उन्होंने लिखा हो कि वैक बेसिकली क्या होता है कि बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को शो कर रहा होता है। इसको हम अदर वर्ड्स के अंदर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, डिस्काउंट रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा उसने कहा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। आपका इंटरेस्ट रेट इफेक्ट करता है, रिस्क इफेक्ट करता है, आपने कितना रिस्क लिया, आपने लेवरेज की पोजीशन कैसी है, डिविडेंड कैसा है, डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, टैक्सेशन कैसा है। ठीक है, एट द एंड उन्होंने लिखा हुआ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, मतलब चेंज होता रहता है टाइम बाय टाइम। ठीक है, ये थैंक यू, यहाँ तक आपने इसकी स्लाइड्स करनी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट नहीं जाना। ये है आपके पास लेक्चर नंबर 9 और 10। अच्छा, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी तो आपने लाजमी वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अपने लीव कमेंट लाजमी दें ताकि आपको समझ आई या नहीं है। ठीक है, मुझे लाजमी कमेंट वीडियो के नीचे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।